चलिए अब चलो, आज लास्ट क्लास होगा क्वेश्चन टैग का, आज पूरा क्लियर कर लेते हैं। चलो हेडिंग डालिए। कहाँ तक पढ़ाए थे, याद है आपको? हाँ तो हो गया था ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पिछले क्लास में जो कराए थे वो है ना। स्पोकन वाला बैच जो चल रहा है उसमें आप कंटिन्यूस रहोगे जैसे पढ़ा रहे हैं। कौन सा? बस हाँ, कैसे थोड़ा सा होगा? हाँ नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत है अभी। कर तुम बस रुक जाइए, क्लास ओवर हो जाएगा थोड़ा देर और। वो वाला जो आपका ग्रामर बैच उसको भी तो देखना है। चलिए हेडिंग डालिए, क्वेश्चन टैग। देखो अब यहाँ चलेंगे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जैसे यहाँ पढ़ा के छोड़े थे, आई थिंक वाला केस पढ़ा के छोड़े थे, याद है आपको? मैं कहूँ आई थिंक ही इज़ राइट, ऐसा वाला केस था कि नहीं था? आई थिंक ही इज़ राइट, मुझे लगता है वो सही है, और कहे थे इसका टैग निकालिए। तो बताए थे अगर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो तो मेन इंपॉर्टेंट कौन हो वो देखिए। आई थिंक मुझे लगता है, तो मेरी बात नहीं है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उसकी बात कर रहा हूँ, वह करेक्ट है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? इजंट हो जाएगा कि नहीं आएगा? इजंट, उसके बाद क्या लगाओगे? ही आएगा, इजंट ही। बोले क्लियर है कि नहीं? ये पिछले क्लास में हम लोग करा चुके थे। अब इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब हम लोग पढ़ते हैं लेटेस्ट वाला केस। एक ज़माने में आपको पढ़ाए थे लेटेस्ट गो देयर, ऐसा कहे थे कि नहीं कहे? चलो वहाँ चलते हैं और कहे थे इसका क्वेश्चन टैग निकालो, है ना। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या निकालोगे? बोलो। लेटेस्ट गो देयर। चलो वहाँ चलते हैं। इसका क्वेश्चन टैग जब भी होगा लेटेस्ट, या इन्हीं को आप कहते थे लेट्स, इसको क्या कहोगे? लेट्स गो देयर। और कहें कि इसका क्वेश्चन टैग निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा आपको एक ही निकालना है, उसका नाम है शैल बी। बस जहाँ, हाँ, जहाँ लेट या लेट्स या लेटेस्ट दिखे तो हमेशा उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? शैल बी होगा। उसी तरह मैं कहूँ कि लेट्स या लेटेस्ट कहता हूँ, लेटेस्ट राइट अ लेटर, तब इसका क्वेश्चन टैग आप क्या निकालोगे बताओ? हाँ, शैल बी आएगा। ऐसा क्यों होता? देखो मैं कहूँ लेटेस्ट राइट अ लेटर, चलो एक पत्र लिखते हैं, यानी जो बोलने वाला वो भी शामिल है किसी के साथ, सर। तो इसका मतलब वो फर्स्ट पर्सन का केस है। नरेशन पढ़ाए थे तो बताए थे, याद है आपको? तो वही बात यहाँ भी हो जाएगा कि वीक में बदलेंगे, और यहाँ पे हमेशा क्या लगाओगे? कौन सा केस है? सजेशन या एडवाइस केस, तो शुड ना लगा के इसको प्रेजेंट टेंस में ले रहे हैं, तो हमेशा क्या लगाओगे? शैल लगाओगे। समझ पा रहे कि नहीं? और शैल का पास्ट फॉर्म क्या बताए थे? शुड बताए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शैल वी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, समझ में आया? सब्जेक्ट बनाओगे इसका प्रोनाउन फॉर्म। हाँ तो पास्ट होता ही नहीं। जैसे मैं कहूँ लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं, तो इसका पास्ट कैसे बनाओगे? इस सजेशन की बात है, प्रेजेंट की बात है। चलिए, उन नरेशन में ना बता रहे थे कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में होगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में है ना, उसके अकॉर्डिंग ना चल कर रहे थे। इसको क्लियर हो गया? मतलब लेटेस्ट के केस में क्या लगाते हैं हमेशा? क्वेश्चन टैग शैल बी। इसका मतलब क्या होगा? चलो वहाँ चलोगे ना, ऐसा बोलते ना, चलो वहाँ चलते हैं ना, ठीक है ना। लेट्स राइट अ लेटर, चलो खत लिखते हैं ना, चलो इस वाला केस होगा, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ का केस के अलावा अगला केस है। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस आप पढ़े थे एक टाइम में, याद है आपको? इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है बताओ? जिससे इम्पेरेटिव सेंटेंस से पता चलता है रिक्वेस्ट का, याद है आपको? क्या कहोगे? रिक्वेस्ट का पता चलता है ना। रिक्वेस्ट के अलावा ऑर्डर का पता चलता है, यही इम्पेरेटिव सेंटेंस से चलता कि नहीं चलता? इससे कुछ ऑफ़र लेने या देने का पता चलता है ना। कोई आपको ऑफ़र करे, जैसे चाय लीजिए, है ना, बैठ जाइए, है ना, अपना सीट ग्रहण कीजिए, ऐसा कहा है कि नहीं कहा सबने? तो ऑफ़र का भी जिक्र इसी में होता है। इससे पता चलता है फॉरबिड। फॉरबिड मतलब क्या होता है? मनाहित का पता चलता है। डोंट वाला, डोंट गो देयर, डोंट कम हियर, ऐसा वाला केस देखा है कि नहीं देखा? तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से वही होता है जिससे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, है ना, कमांड का भी पता चलता है। कमांड का मतलब भी बताए थे, ऑर्डर ही होता है, लेकिन ऑफिशियल केस में होता है। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ कि कोई आर्मी पर्सन किसी सीनियर को, जूनियर को, है ना, कमांड करता हो, ऑर्डर करता हो, तो इस केस में कहेंगे कमांड वाला केस, ऑर्डर किसी को दे सकता। अब आते हैं वही वाला केस, पूरा एग्जाम्पल मैं किसका लूँगा यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस का लेंगे, उसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनो, मैं कहता हूँ, सुनो, जब भी इसका क्वेश्चन टैग निकालना है तो इसमें या तो आप विल यू लिखोगे, क्या लगाओगे? विल यू, या फिर आप क्या लगाओगे? वोंट यू। ध्यान रखना, विल यू या फिर क्या लगाओगे? वोंट यू, या फिर वुड यू भी लगा देते हैं। क्या लगाओगे? वुड यू लगा देते हैं। इनके क्वेश्चन टैग में आप क्या लगा देते हो? वुड यू भी लगा देते हैं, इसका ध्यान रखना, वुड यू। अब चलिए आइए, सुनो, मैं कहूँ
क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ डू दिस वर्क, इस काम को करो। लास्ट में कहेंगे क्वेश्चन टैग निकालें। जैसे हिंदी में कहूँ कि आप इस काम को करोगे ना, ठीक है ना, बोल समझ में आ रहा है ना। इस केस में ऐसा लगाते हैं डू दिस वर्क, उसके बाद आप क्या लगाओगे, यहाँ पे विल यू आ जाएगा, विल यू। और यहाँ पे आप इम्पेरेटिव सेंटेंस यू क्यों लगा रहे बताओ, सेकंड पर्सन की बात हो रही है ना। डू दिस वर्क, इस काम को करो, तो सेकंड पर्सन से करें, इसीलिए आप कहाँ से क्या निकाल रहे, सब्जेक्ट तो यही नहीं निकालोगे, प्रोनाउन फॉर्म यूँ तो निकालोगे किसके बाद, जैसे मैं कोई स्टैंड अप, इसका मतलब क्या, सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू निकालेंगे। क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पे विल का है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट के लिए आप क्या ऑफर करोगे, हेल्पिंग वर्ब विल लगाओगे, इसलिए विल यू लगाएंगे। क्लियर है। मैं कहूँ चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप इस काम को करोगे ना, चलो राइट अ लेटर, अब इसका क्वेश्चन टैग निकलवाना है तो निकाल लो। देखो एक बात है, विल यू या वोंट यू लगा सकते हैं, विल यू या फिर क्या लगाओगे, वोंट यू, दोनों में से कुछ एक लगा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे आओ, उसी तरह बताओ क्या लगाओगे, राइट अ लेटर, तो क्या आंसर आएगा, विल यू हो जाएगा, या फिर क्या लगाओगे बताओ, वोंट यू, विल का नेगेटिव क्या बनेगा, वोंट लगेगा, वोंट यू लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है जैसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 क्वेश्चन, मैं कहूँ डू नॉट या डोंट लिख देता हूँ, डोंट गो देयर, और इसका मैं कहूँ कि क्वेश्चन टैग निकालिए, तो टैग कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, आप यहाँ पे यू का तो यू लिखोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पे क्या लगाओगे, देखो जब भी नेगेटिव रहता है ना तो हमेशा इसको पॉजिटिव लिखेंगे, हमेशा क्या लगाओगे, विल यू लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वोंट यू नहीं आएगा, अगर ये नेगेटिव ऑलरेडी है तो हमेशा विल यू लगाओगे, अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों होगा, विल यू या वोंट यू दोनों होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। जैसे आप बताएं, एक केस और है, लेट वाला केस होता है, ठीक है ना, एक केस और क्या होता है, लेट वाला केस होता है। अब लेट वाला केस में देखें, जैसे मैं कहूँ मुझे जाने दीजिए, ऐसा बोला कि नहीं बोला, तो आप इसका ट्रांसलेशन क्या, लेट मी गो, याद है आपको, लेट मी गो। और इसका क्वेश्चन टैग निकालने के लिए बोले चौथे नंबर में, देखो लेट मी गो का मतलब क्या होगा, मुझे जाने दीजिए, आप सेकंड पर्सन से कह रहे हो, कोई आपको हो सकता है जाने नहीं दिया, तो कौन जिससे बात करोगे वही तो होगा। जैसे मैं कहूँ मुझे बात करने दीजिए, लेट मी टॉक, मैं कहूँ लेट मी टॉक का मतलब क्या समझोगे, मुझे बात करने दीजिए, और इसको कहेंगे क्वेश्चन टैग निकालिए। तो हमेशा बताओ इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और उसके बाद बताइए यहाँ पे विल यू का केस होगा, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, विल यू लिखेंगे। और इसके बाद लेट मी टॉक, इसका मतलब क्या समझोगे, उसमें भी क्या लगाओगे, विल यू लगाना पड़ेगा। अब एक बात अभी आपको बताए हैं, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका दो ऑप्शन है, आप विल यू या वोंट यू दोनों लिख सकते हैं। समझ आया, बातें समझ में। अगर नेगेटिव होगा तो एक ही ऑप्शन है, विल यू। क्लियर है। तो इसका मतलब आप वोंट यू भी कह सकते हो, क्या लगाओगे, वोंट यू भी कह सकते हैं, वोंट यू, दोनों सही है। पहले बातें समझ में आ गई, लेट्स वाला केस समझ में आ गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस से पता चलेगा फॉरबिड का, तो आप क्या लगाओगे, वहाँ पे हमेशा विल यू लगाना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस से मनाहित का पता ना चले, यानी नेगेटिव सेंटेंस ना हो, तब तो आप विल यू या वोंट यू दोनों आ जाएगा। अब आते हैं ऑफर वाला केस, ये दोनों समझ में आ गया। रिक्वेस्ट लगे, जैसे मैं कहूँ, चलो 5वां 6ठा क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं कहूँ प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया करके दरवाज़ा खोल दें, और आप कहते हैं कि इसका क्या लगाइएगा, क्वेश्चन टैग, तो आप क्या लगाओगे, विल यू या वोंट यू लगाओगे, विल यू फिर क्या लगाओगे, वोंट यू, दोनों में से एक, ठीक है ना। यानी रिक्वेस्ट या ऑर्डर या फॉरबिड का पता चले तो आप देखो, रिक्वेस्ट या ऑर्डर का पता चले तो विल यू या वोंट यू, फॉरबिड का पता चले तो सिर्फ विल यू। अब आते हैं कमांड के लिए भी विल यू या वोंट यू लगेगा। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि वुड यू कब आता है, तो ऑफर जब आएगा तब आप क्या लगाओगे, वुड यू लगाओगे। अब ऑफर वाला केस कौन सा है, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग ऑफर वाला केस देखते हैं कि ऑफर कैसे समझ जाते हैं, सेंटेंस से ऑफर पता चलता है। क्लियर है। तो इसको पहले फर्स्ट कॉपी कीजिए। चलिए अब आते हैं ऑफर वाला केस। देखो सुनो, ऑफर के लिए क्या होगा, जैसे कोई आया है इंसान और आपने कहा है हैव सम कॉफ़ी, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा कॉफ़ी लीजिए। मैं कहूँ हैव सम टी, इसका मतलब क्या होगा, चाय लीजिए। तो इसका मतलब आप कभी ऑफ़र कर रहे हैं, तो ऑफ़र के लिए आप क्या लगाओगे, वुड यू लगाओगे। हमेशा क्या लगाना है आपको, वुड यू। क्लियर है। अगर वुड यू ना रहे तो आप विल यू के साथ जाएंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, जब वुड यू ऑप्शन में ना रहे, चाहे 4 ऑप्शन मैंने दिया, इसी का बताओ, मैंने क्वेश्चन बना लिया और कहा कि बताइए 4 ऑप्शन आपको देखना है। मैं कहता हूँ कैन यू,
और बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे दिया है ना, ये तो बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन में मैंने दे दिया वुड यू, क्या दे दिया, वुड यू। और डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है वहाँ पे मैंने देखा चलो वोंट यू कर लिया, हटाओ, क्या कर दिया, वोंट यू। और कहें कि बस सेलेक्ट करके दिखाइए मुझे कौन सा 4 ऑप्शन है बेहतर है, सबसे बेहतर। समझ, ऐसे तो सब इसके अपने, तो ऐसे की सिचुएशन में किसको चुनना है, सी को चुनना है। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जब आता है तब, वरना स्पीकिंग में ऐसे ही बोल के जाओगे। क्लियर? अब आओ ऐसा कैसे देते, देखो कुछ ऐसे सेंटेंस है, कुछ ऐसे आपको नॉन पढ़ाएंगे जो दोनों फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। जुरी जो है इसका मतलब ये सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है। कुछ ऐसे नॉन है जो दोनों फंक्शन करते हैं, सिंगुलर भी करेंगे, ये प्लूरल भी करेंगे। अभी बताए हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं कहता हूँ दे आर डूइंग दिस वर्क, दे आर डूइंग दिस वर्क, तो बताओ ये दे क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल है ना। और मैं कहूँ कि ही इज़ डूइंग दिस वर्क, ही इज़ डूइंग दिस वर्क, इसका मतलब क्या समझोगे, वह इस काम को कर रहा है, वो सिंगुलर होगा। यानी आप डिसाइड, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसी तरह जो जुरी है, अगर इसके बाद आने वाला वर्ब मतलब वर्ब प्लूरल है तो समझोगे ये प्लूरल है, आने वाला वर्ब सिंगुलर तो समझना सिंगुलर है। जुरी का मतलब होता है जस्टिस जो देते हैं, इंसाफ देते हैं, उसके बेंच को कहते हैं। ठीक है ना? बेंच मतलब आप सीधे से जैसे जाओगे, न्यायाधीश को कहते हैं, न्यायाधीश के बेंच को कहते हैं जो जस्टिस देने के लिए बैठते हैं। मालूम चला 5 लोग ABCD किसी फैसलों को लेकर बैठे हैं कि इस पर मुझे क्या करना है, न्याय करना। और मालूम चला 3 लोग एक साइड हो गए कि हाँ मुझे ऐसा मतलब ओपिनियन है, और 2 लोग ऐसे हो गए, तो बताओ क्या पाँचों का आपका जो ओपिनियन है, सलाह मशवरा है, क्या राय मिल चुका है? लो नहीं मिला। यानी इसकी जनसंख्या क्या होगी, 3 की ज़्यादा है, 2 की कम है, तो 3 वाले का मतलब क्या हो जाएगा, इंसाफ उसके तरफ चल जाएगा कि यही मान्य है। ऐसा वाला केस आपने देखा होगा, पॉलिटी में पढ़ोगे तब ऐसा केस आएगा। क्लियर है? और हमेशा जो जस्टिस देने वाले होते हैं हमेशा ओड संख्या में बैठते हैं, कभी भी इवन संख्या में नहीं बैठ सकते। इवन में बैठे मालूम 3 इधर, तो फिर इंसाफ ही नहीं हुआ। समझे कि नहीं समझे? हमेशा जिसके तरफ पक्ष गया हमारे से उसकी संख्या जजेस की ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? इसीलिए ओड में बैठते हैं। वो सब पॉलिटी में पढ़ते हैं, उतना नहीं पढ़ना। फिलहाल इतना ध्यान रखना है, जुरी मतलब क्या होता है, बोलो? हाँ, न्यायाधीश। जजेस का बेंच को कहते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। मैं कहूँ जुरी, उसके बाद कहूँ आर, एनानिमस। चलो मैं कहता हूँ ऐसे कर लेता हूँ, जुरी आर एनानिमस ही कर लेते हैं। एनानिमस मतलब होता है एक मत, है ना। ऑन देयर डिसीजन, डिसीजन मतलब क्या होगा, जो उन्होंने फैसला लिया है। एनानिमस मतलब होता है एक मत, एक ही तरह का सोच रहे हैं विचार। ऑन देयर डिसीजन, जो उनका विचार है ना, एक ही तरह का सोच कर क्या कर रहे हैं। जुरी आर एनानिमस ऑन देयर डिसीजन, यानी एक मत की तरह अपना डिसीजन दिए हैं या दिए थे हैं। तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, ये यहाँ पे मान लो आर ना लगा को मैं गिव दे देता हूँ, तो अब बताओ क्या हो जाएगा। बताओ ये प्लूरल, तभी तो वर्ब प्लूरल आया है, ACS वाला केस तो है नहीं, तो समझोगे प्लूरल है। अब इसका मैं क्वेश्चन टैग निकालने के लिए बताऊँ कि क्वेश्चन टैग इसका निकालिए, तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का केस है कि नहीं है। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू या डज आएगा। तो यहाँ पे जुरी का क्या होगा, दे लगाएंगे। देखो दे क्यों आया, समझ में आया? अब क्योंकि सब प्लूरल है ना, देखो देयर के अकॉर्डिंग आप प्लूरल समझ रहे हो, वर्ब के अकॉर्डिंग प्लूरल समझ रहे, इसलिए इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू दे लगाएंगे। क्लियर है? और उसी तरह एक और केस मैं ले लेता हूँ, जुरी है ना, चलो गिफ्ट्स कर लेता हूँ। गिफ्ट्स क्या, ऐसा कर लेता हूँ, डिवाइड्स कर लेता हूँ, बिखरे पड़े हैं ना, डिवाइड्स इन हिज डिसीजन। डिसीजन मतलब क्या समझ रही है, फैसला। अब इसमें क्वेश्चन बना दो, क्या बनाओगे बताओ। जुरी, अब डिवाइड्स आ गया, बिखर जाते हैं, इन हिज डिसीजन, अपने ही डिसीजन में, तो बताओ क्या लगाओगे। हाँ, अब यहाँ पे डस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, ही हो जाएगा। वो लोग समझ में आ रहे कि नहीं पा रहे। अगर यहाँ पे देखो केस जुरी का है और ये जुरी मतलब कॉमन जेंडर है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो ऐसे केस में ज़्यादा बेहतर होता है कि ही ना लगा के आप क्या लगा दें, इट लगा लें। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे।
कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे भी बेहतर होगा, अगर ग्रामर मानते हो तो इट्स लगाना बेहतर होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग मेल केस मान के चलते हैं। हर जगह की बड़े पोस्ट पे देखोगे मेल मेंबर की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए हिज इज लगा देते हैं, लेकिन ग्रामर मानो तो ऐसा इट्स लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्या लगाओगे, इट लगाओगे। क्लियर, समझ में आया। अब देखो कहीं ऐसे मतलब लिखवा दे रहा हूँ मैं नाउन जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे पहला वर्ड आप यहीं पर मैं मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद लिख देता हूँ, ये लिख लीजिए। ये मतलब मैं इसलिए लिखा, एक तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, बाकी सबका लिख लीजिए। जैसे हो सकता है कमिटी, कमिटी, या फिर हो सकता है मैं टीम की बात करूं, टीम, या फिर हो सकता है सोसाइटी की बात करूं, टीम के बाद क्या लगाएंगे, सोसाइटी। ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये बातें आप लिख लीजिए। कमिटी, टीम, सोसाइटी, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन दोनों की तरह फंक्शन करेंगे, प्लूरल और सिंगुलर की तरह। ठीक है ना। अब देख लेना, अगर इट्स लगा हुआ है कहीं पे, इट्स सिंगुलर वर्ब है तो हमेशा वो क्या होगा, सिंगुलर इट का मतलब कैसे जाएगा। अगर प्लूरल दिया हुआ हर जगह पे तो समझ जाना वो देयर के अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग पकड़ लेना, यहाँ पे क्या आएगा, उसी का प्रोनाउन फॉर्म दे आएगा। क्लियर है, इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। सोसाइटी है, टीम है, कमेटी है, मेंबर भी कह सकते हो, मेंबर, ठीक है ना, डायरेक्टर, ठीक है ना, जिसको आप कह सकते हैं मेंबर, उसी के होंगे। सदस्य जिसको आप कहते हैं, कई डायरेक्टर लोग मिलकर अपना सदस्यता कहीं पे ग्रहण करते देखना, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखना। ट्रूप्स भी कह सकते हो, ट्रूप्स मतलब दल जिसको कहते हैं, टुकड़ी जिसको कह सकते हैं। ये सिर्फ कलेक्टिव नाउन है, ये ध्यान रखना। इसको कॉपी कीजिए। चलो इसको ऐसा भी आप कई तरह से आप ये भी ले सकते हो, एग्जाम्पल, ठीक है ना। जूरी आर एनोनिमस ऑन देयर डिसीजन, वो भी सेंटेंस आप ले सकते थे, है ना। जूरी इज हो सकता था एनोनिमस ऑन इट्स डिसीजन, तो इट्स लगा रहे तो समझ जाना सिंगुलर होगा। ठीक है, ध्यान रखने की बात। इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अब आते हैं, देखो कुछ ऐसे केस है जिसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। मैं कहूँ, सुनो, आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में एपोस्ट्रोफी वाला केस देखो, सुनो, इसका कई तरह से आप इसको एलैबोरेट करते हो, ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका केस है, जैसे ही लिखते हैं उसके बाद एपोस्ट्रोफ के बाद एस लगा दे, ऐसा। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर जाओगे तो इसका मतलब होता है ही इज़, इसका मतलब होता है ही वॉज, इसका मतलब ही हैज़ भी होता है। क्लियर है। और मैं अगर कह दूँ आई, उसके बाद ऐसा लिख दूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या समझोगे, आई हैव होगा। समझे कि नहीं समझे, है कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपने ऐसा देखा होगा, ऐसे आई एम ऐसा लिखा है कि नहीं देखा, एपोस्ट्रोफी लगा, तो इसका मतलब क्या समझते हो, आई एम कहते कि नहीं कहते, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर इनको 3 टुकड़ों में बांट दोगे तो इसका आप बताइए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अलग होगा, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अलग होगा। कैसे पहचाने है कि ही इज़ है, ही वॉज है, या ही हैज़ है, बड़ा कन्फ्यूजिंग वाली बात है। जैसे मैं कह दूँ कि ही, उसके बाद मैं कहूँ एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। उसके बाद कहेंगे आप क्या निकालें, क्वेश्चन टैग निकालें, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं लिखूँ ही एपोस्ट्रोफी एस वाला केस समझोगे, है ना। उसके बाद मैं कहूँ डन दिस वर्क, डन दिस वर्क। देखो आप सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ सच में क्या। देखिए अगर थर्ड फॉर्म वर्ब इनके बाद मिल जाता है, किन के बाद, इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म वर्ब मिल गया, समझ जाने ही हैज़ लिखा हुआ, समझ पा रही कि नहीं पा रही, क्योंकि हैज़ के बाद ही थर्ड फॉर्म लगाते। अगर ही के बाद आपको एडजेक्टिव फॉर्म या आर्टिकल वाला केस आगे चल के मिल रहा है, समझ पा रहे, समझ जाना क्या होगा, ही इज़ होगा। क्लियर है। अब बताओ ये क्या लिखा, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक तेज़ लड़का है। तो बताओ ही इज़ के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, आप वाज का केस अभी पढ़ेंगे, समझ जाना अभी क्या है, ही इज़ है, तो क्या लगाओगे, इज़, इजंट लगाना पड़ेगा, होगा ना। इजंट के बाद क्या लगाओगे, ही लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या लगाओगे, हैजेंट लगाना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा, हैजेंट, उसके बाद क्या लगाओगे, ही लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना।
अब देखो इसी में तीसरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि कैसे पकड़ोगे ही वाज है। अगर कभी भी सेंटेंस में अगर कोई पास्ट वर्ड लिखा हुआ है तब समझेंगे कि ही इज, अगर ऐसा लिखा हुआ तो समझ जाना पास्ट, अगर वर्ड कहीं पे लिखा हुआ तो समझ जाना ही वाज है। अगर पास्ट वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है ही नहीं तो समझ जाना वो हमेशा क्या होगा, इज होगा। क्लियर है? जैसे मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ही, उसके बाद एपोस्ट्रोफ एस है ना, एन इंटेलिजेंट बॉय ही when I saw him a year ago। चलिए यहाँ से हिंट्स मैंने दे दिया। I saw him a year ago, इसका मतलब मैंने जब 1 साल पहले उसे देखा था ना, वह क्या था, एक इंटेलिजेंट बॉय था। समझ पाए कि नहीं? मतलब ही इसका मतलब यहाँ पे क्या समझोगे, वाज ही समझना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि मैंने यहाँ से हिंट्स आपको दे दिया। जब मैंने उसे 1 साल पहले देखा था ना तो वो कैसा था, एक इंटेलिजेंट बॉय था। अब ही इज नहीं हो सकता, समझ में नहीं है? समझे? तो यहाँ पे बताओ क्या लगाओगे, वजंट ही लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अटके थे, बहुत सारे को यहाँ तक पढ़ के गए और ये पूछ दिया, ऐसा बच्चे अटक गए। ही इज दिया था ऑप्शन में, तुरंत पहले ही ऑप्शन में दे दिया था इजंट ही, देखते के साथ लगा कि अरे इंटेलिजेंट वाला केस है, चलो एडजेक्टिव है, तुरंत मार देंगे। आंसर गलत हो गया। यही लिए एक्स्ट्रा पढ़ा के जाना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ के भी जाना चाहिए, ये बातें ध्यान रखना है। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलिए अब एक बात और है, देखो आई डी, जो आई डी लिखा हो, जैसे आई वी लिखा हो तो समझोगा आई हैव का केस है। तो ये जो आई डी है इसका भी 2 मतलब होता है। एक है आई वुड वाला केस है, समझे? आई डी का मतलब क्या समझोगा, आई वुड वाला केस। एक आई हैड वाला केस है। बोलो समझ में आएगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई डी का मतलब क्या समझोगे, आई वुड है या तो फिर क्या है, आई हैड है। कैसे पकड़ोगे? वही केस है जैसे मैं कहूँ आई इज दी, उसके बाद डन दिस वर्क लिखा हुआ है, डन दिस है ना वर्क, तब समझोगे क्या है। अगर V3 है आई डी के बाद तो समझ जाना क्या होगा, थर्ड, ये हो जाएगा हैड वाला केस। अब बताओ इसका क्वेश्चन टैग निकालूँ, निकाल दोगे। लेकिन वही अगर आई डी के बाद मैं कहूँ उसके बाद क्या हूँ, कंप्लीट दिस वर्क, तब क्या मानोगे बताओ। आई डी के बाद V1 है तो समझ जाना क्या होगा, वुड लाइक वाला केस। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ध्यान रखना। चलो, या हो सकता है आई डी के बाद लाइक टू वाला केस दे दें, लाइक टू गो देयर, ये भी ध्यान रखना, तो भी वही हो जाएगा। ठीक है? ये तीनों केस याद रखना। ठीक है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है? जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। आई वुड लाइक टू वाला केस है, आई वुड लाइक टू गो देयर ऐसा लिखा रहे तो समझ जाना। और उसके बाद क्या लगाओगे, वुडंट आई। यहाँ पे भी क्या आएगा, वुडंट आई लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, हैडंट आई लिखना पड़ेगा। पहला में हैडंट आई, दूसरा में वुडंट आई, तीसरा में वुडंट आई होगा। क्लियर है? आगे पढ़ाया जाए। चलिए इसको हटाते हैं फिलहाल। लास्ट स्टेप है। आप लोग थक गए क्या पिछले क्लास? चलो फिर क्या है, एक लास्ट स्टेप करा रहा हूँ, उसके बाद चले जाना। ठीक है? यहाँ पे ध्यान देने की बात है। देखो हाँ, नहीं समझ में आया? अरे बाबू मैं क्या बताया हूँ, अगर आई हैव रहे तो इसका मतलब क्या समझते हो, आई हैव समझते हो कि नहीं समझते, है ना? चलिए उसी तरह आई अगर डी लगा रहे तो इसका मतलब 2 हो, आई वुड है या तो आई हैड है। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं कहूँ आई वुड के बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। तो अगर मैं कहूँ आई डी, उसके बाद मैं कहूँ गो देयर, तो इसका मतलब क्या समझोगे, आई डी लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म वर्ब है तो वुड हो जाएगा। बातें समझ पाए कि नहीं बारे? उसी तरह मैं कहूँ आई डी, उसके बाद मैं कहूँ डन, तो इसका आप मतलब क्या समझोगे, आई डी 1 है तो V3 का केस है, तो मॉडल का भी V3 लेता नहीं है, हेड वाला केस चला जाएगा। बोलो इतना बेसिक तो ठीक है ना आपका? चलिए ऐसे कैसे नहीं समझ में आया, मैं बोला ना समझ में आने का कभी कभी ये वजह होता है कि आपके पास नॉलेज का कभी कभी कमी होता है। हो सकता है किसी को टेंस नहीं मालूम हेड क्या होता है, वुड क्या होता है, मॉडल ही नहीं पढ़ा और उसको क्वेश्चन टैग पढ़ा दो, तब तो बहुत दिक्कत होगा। यानी जो बच्चा 1 2 3 नहीं जानता हो उसको आप टेबल पूरा रटवाओ, गुना करवा दो, तब तो दिक्कत है। समझे कि नहीं समझे? तो ज्ञान पहले देना है, उसके बाद उस ज्ञान को आगे ले जाना है। अगर नहीं करोगे तो फिर फंसोगे हमेशा, ध्यान रखना।
क्लियर। अब आओ, यहाँ तो हो गया ये भी काम। अब आइए दिस वाला केस पढ़ लेते हैं। देखो दिस दो तरह से फंक्शन करता है, या तो हो सकता है ये खुद प्रोनाउन बन के आए या फिर एडजेक्टिव बन के आए। अगर ये दिस के बाद कोई नॉन का केस है, जैसे मैं कहूँ दिस कार, मैं कहूँ दिस बॉय, यह लड़का, यह कार, तो खुद बताइए ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये फिर हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा। और नॉन कौन है बताओ, ये नॉन तो ये है, नॉन तो ये है। और मैं कहूँ दिस कार इज़ न्यू, दिस कार इज़ न्यू, और कहेंगे क्वेश्चन टैग निकालिए, तो बताओ दिस के अकॉर्डिंग नहीं जाना, हमेशा इस पूरे को उठाना है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, मेल। देखो अब यहाँ पे जेंडर की बात करें, मेल है कि फीमेल है, तो कहोगे कोई है ही नहीं, दिस का मतलब क्या चाहिए, न्यूट्रल जेंडर की बात करेंगे, है ना। तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, ये मतलब क्या हो जाएगा, इजंट पहले लगाओगे ना। इसका क्या बनेगा बताइए, इजंट बनेगा। इजंट के बाद क्या लगाओगे, दिस कार का क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। उसी तरह दिस बॉय है, मैं कहूँ दिस बॉय इज़ स्मार्ट, यह लड़का स्मार्ट है, और इसको मैं कहूँ कि क्वेश्चन टैग निकालिए, तो दिस बॉय को पूरा उठाना। ये बताओ नॉन का केस है, मेल पर्सन को दिखा रहा है, और मेल पर्सन का प्रोनाउन फॉर्म क्या निकालोगे, थर्ड पर्सन में ही निकालोगे, उसके बाद क्या लगाओगे, इजंट ही। बोलिए समझ में आया। एक और केस मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज़ न्यू, दिस इज़ न्यू, यह नया है, तो यह किसको दिखा रहा है, कोई नॉन को ही दिखा रहा है, सर यह नया है। तो बताओ इसी का मतलब क्या निकालोगे आप, पहले तो ये इजंट हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। इजंट के बाद इसी को आप रिपीट करोगे, क्या लगाओगे, इजंट दिस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए इट इज़ न्यू, इट इज़ न्यू, तब क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, तो आप इसका क्या बनाओगे, इजंट लगाओगे, फिर से क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, इजंट इट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर इसी में देखोगे आगे कल के मैं दैट लगा दूँ, तो दैट का भी इट लगाना, क्या है, हाँ, या इजंट दैट कहीं पे लिख देते, दोनों सही है। अब अगर मैं कहूँ दिस का क्या लगा देते हैं, पुल्लल दोज लगा लेते हैं। बोलो दिस का पुल्लल क्या होता है, दोज होता है, दिस का दीज हो जाएगा, और दैट का क्या लगेगा, सॉरी दोज हो जाएगा। बोलो याद है आपको, ये वाला केस तो याद होगा। बोलिए सुनिए, दैट का इट होता है, समझे कि नहीं समझे, दैट का क्या लगाएंगे, इट। अगर इट ना दे और दैट को दैट में मतलब कन्वर्ट कर रहा है तो दैट ही कर लेना, अगर इट में कन्वर्ट किया है तो इट कर लेना, दोनों सही है। लेकिन दैट का पुल्लर क्या होता है, दोज होता है, दिस का पुल्लर क्या होता है, दीज होता है। लेकिन जब ये पुल्लर ही हो गया तो अब इसका प्रोनाउन फॉर्म क्या निकालोगे, दे लगाना पड़ेगा। मैं कहूँ दोज आर न्यू, मैं कहूँ दोज आर, मैं दोज कार्स लगा लेता हूँ, दोज कार्स आर न्यू, पहले ये समझ लो, दोज कार्स आर न्यू। बताओ इसका क्वेश्चन टैग ने क्या निकालोगे, बताइए, दोज कार्स आर न्यू, वो सभी कार न्यू है, तो बताओ दोज कार्स की बात करें तो क्या लगाओगे, अरेंट दे लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। अगर मैं सिर्फ दोज की बात करूँ, दोज आर न्यू, दोज आर न्यू, दोज आर न्यू, तो आप बताइए क्या होगा। अब देखिए दो क्वेश्चन, यहाँ पे दिस का आपने दिस ही लिखा था, याद है। अगर दिस ना दे तब आप सेकंड प्रेफरेंस इट को लेंगे। उसी तरह है, अगर दोज को रिपीट ना करके आपने दे लिखा वहाँ पे, तो पहला प्रेफरेंस, दोज ना लिखा तब आप उसको दे सकते हैं, दोज दे को कहोगे, उसके बाद क्या लगाओगे, यहाँ आर का क्या बनेगा, अरेंट दे लिखना पड़ेगा, अरेंट लिख लेना पहले, अरेंट, उसके बाद क्या लगाओगे, दे लिखना पड़ेगा, समझे। अगर दोज ना लिखा हो तो, जैसे उसी तरह अगर दिस ना लिखा हो तब, ठीक है ना। लेकिन पहला प्रेफरेंस ऐसे केस में दे को दे देते हैं, दोज को नहीं देते, ध्यान रखना। ऐसे केस में अगर दोज ही रिपीट कर दिया है तो चलेगा, लेकिन ना के बराबर ध्यान रखना, हमेशा दे आएगा, दोज जहाँ रहे दे आएगा। लेकिन दिस रहे तो दिस को रिपीट कर सकते हैं, अगर दिस ना रहे तो इट इसके बदले ढूंढना। लेकिन ध्यान रखना, दोज अगर आ जाए तो हमेशा दे पहला प्रेफरेंस, सेकंड में आप ना लगा रहे तो दोज को दोज में आप छोड़ देंगे, क्लियर है। ध्यान रखना, यहाँ पर इट रहे तो इट में बदलना है, दिस रहे तो दिस में बदलना है, इट रहे तो इट में बदलना है, दैट कभी क्या बनेगा, इट ही में बदल देते हैं, क्लियर है। अगर ना रहे, हो सकता है इट ना दे ऑप्शन में, तो दिस का फिर ऑप्शन दिस ही छोड़ना है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप ध्यान रखना ये वाली बातें, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। आप कैसे उतारोगे मालूम है, ये सब तो लिख चुके थे, तो जो लिख चुके थे उसको हटा देता हूँ, है ना, ये सबको तो हटा दो, ये वाला हो गया था ना, चलिए इसको हटा देता हूँ, आप वो वाला कॉपी करें वहाँ से, दिस वाला केस से, है ना, ये वाला से, एडजेक्टिव नॉन वाला केस, प्रोनाउन वाला केस। ध्यान रखना ये वाला केस, इजंट दिस और इजंट इट वाला केस कई जगह पे दे देता, वो ऑप्शन ही नहीं देता कहीं कहीं एग्जाम, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी कर लें। हाँ
नहीं चलिए ठीक है, ठीक है। दिस का दिस, ये तो हमेशा दीज और दोज आ गया तो हमेशा दे पहले ढूंढना, क्लियर है, ध्यान रखें। और इट रहेगा तो इट ही में, दिस रहा तो दिस, नहीं तो इट, दोनों में से एक। लेकिन बेहतर ऑप्शन कई जगह पे कुछ लोग इसको मान लेते हैं प्रेफरेंस में, कुछ लोग इसी को मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई जगह पे इट को ही देख लिया प्रेफरेंस में ज़्यादा, ठीक है। लेकिन कई जगह पे देता ही नहीं, इसीलिए झगड़ा विवाद के कारण दिस को या इट को, कोई एक को ही रखता ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख लेना, कई ग्रामरियन पहले इट को प्रेफरेंस देते हैं, कई लोग दिस को। हाँ बोलो, दोज कार्स आर न्यू, दोज कार्स आर न्यू, वो सभी कार है ना, तो अरेंट ही दे लिखे होंगे ना यहाँ पे, वही तो देखो दोज लिखा रहे तो हमेशा अरेंट दे ही होगा, अरेंट दे, क्लियर। तो चलो, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बस इसको कंप्लीट करके आना, जितना पढ़ाया गया पिछला, जितना वोकैब वगैरह, ठीक है।